टॉपिकों पर जैसे महिला से घरेलू हिंसा से संबंधित हैं, पोक्सो एक्ट है, या इसके अलावा वेश्यावृत्ति देह निवारण अधिनियम है, उसके अलावा और भी कई तरह की प्रताड़नाएं जो समाज में देखने को मिलती है, कार्यस्थल पर यौन शोषण, इस तरह की सभी बिंदुओं पर आपको विधिक सहायता क्या हो सकती है, या इसके साथ ही भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त क्या अधिकार हैं, इन सभी बिंदुओं पर हम आपको एक्सपर्ट महोदय से ही आपकी बातचीत कराएंगे। किसी छात्रा के मन में या किसी अन्य प्रतिभागी के मन में अगर कोई इस प्रकार का सवाल है जो वो पूछना चाहते हैं, जिसका तात्पर्य है महिला सुरक्षा को लेकर होना चाहिए, आप उनसे निसंदेह पूछ सकते हैं। और भविष्य में आपकी पहचान इस प्रकार से गोपनीय रखी जाती है, इसके बारे में भी आप जान सकते हैं। इससे के साथ साथ थोड़े से जो पहलू हम लोग भी प्रबुद्ध होने के नाते कुछ सामान्य जानकारियां हमारे पास भी हैं, तो मैं अपने आप लोगों के साथ कुछ जानकारियां शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि आप देखेंगे कि जो महिलाएं होती हैं, नॉर्मली जब कोई क्राइम होता है, कोई अपराध होता है, तो उसकी FIR दर्ज होती है सबसे पहले। FIR जिसको हम फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट भी बोलते हैं, उसमें उसका पूरा विवरण होता है कि किस व्यक्ति ने किसके साथ क्या अपराध किया है, किस प्रकार का अपराध है, वो श्रेणी का अपराध है। तो इस सब की परिभाषा करने के लिए जो हमारा इंडियन लॉ है, जो विधिक लॉ है, उसमें दो प्रकार के कोड चलते हैं, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता, और एक है CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता। इन दोनों के माध्यमों से ये निर्धारित किया जाता है कि किस व्यक्ति का अपराध किस श्रेणी का है और उसको क्या क्या दंड दिए जा सकते हैं। तो जैसा कि आप देखते हैं, इन दोनों ही श्रेणियों में अपराध में जो IPC है और CRPC है, उसमें अपराधों को दो प्रकार से कैटेगराइज किया गया है, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल, जिसे हम बोलते हैं कि संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध। असंज्ञेय अपराध की प्रकृति क्या होती है और संज्ञेय अपराध की प्रकृति क्या होती है, इसके बारे में मैं आपको बहुत ही संक्षेप में बताना चाहूंगा। और इससे भी ज्यादा विशेष आपको जानने के लिए तब मिलेगा जब आपके मध्य में स्वयं अधिवक्ता महोदय उपस्थित होंगे। वो आपको इसकी बारीकियां और बुनियादी चीजें बताएंगे। मैं आपको केवल नॉर्मल चीजें बता सकता हूँ, बुनियादी चीजों के बारे में हमने उनको स्पेशल रूप से आज बड़े अनुरोध के माध्यम से उन्हें आमंत्रित किया है। वो आएंगे और अपने विचार रखेंगे। तो इससे पहले मैं आपको इन दो चीजों के बारे में, दो बिंदुओं के बारे में बता रहा था, विधिक परामर्श के माध्यम से किस प्रकार से सहायता ले सकते हैं। तो इसमें होता यह है कि जो संज्ञेय अपराध होते हैं वो बहुत ही हीनियस क्राइम श्रेणी के आते हैं, बहुत गंभीर श्रेणी में आते हैं। उनके ऊपर पुलिस तत्काल गिरफ्तारी करती है, ये जाने बगैर कि वाकई क्राइम हुआ है या नहीं हुआ है, या उस प्रकृति क्या है, उसके पुलिस ज्यादा जानकारी नहीं करती है। उन स्पॉट वो अपराधी को गिरफ्तार करती है। और असंज्ञेय अपराध वो होते हैं कि जैसे किसी के साथ मारपीट हो गई है, लड़ाई झगड़ा हो गया है, नॉर्मल बातचीत है, तो उसमें किसी ने उसको गाली गलौज कर दी है, या इस तरह के जो छोटे क्राइम होते हैं, थोड़ा बहुत हो गया है, इस प्रकार के अपराधों को असंज्ञेय अपराध बोला जाता है। तो असंज्ञेय इसमें सबसे दिलचस्प और खास बात यह है कि जी विशाल सर कुछ बोलना चाहता है। मनोज सर, मैं बताना चाहूंगा कि डॉक्टर चंद्रेश पांडे जुड़ चुके हैं। जी, ये बड़े ही गर्व का विषय है और हमें प्रसन्नता है कि हमारे मध्य में हमारे आज के मुख्य जो वक्ता हैं, जिन्हें हमने बड़े अनुरोध से आमंत्रित किया है, डॉक्टर चंद्रेश पांडे, जिन्हें न्याय मित्र के रूप में भी जाना जाता है, और महिला अधिकारों से उनका बड़ा ही गहरा सरोकार रहा है। बहुत सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने महिलाओं के संबंध में बहुत से कार्यक्रमों को संचालित किया है। इलाहाबाद से उन्होंने PhD की उपाधि ली है। इसके साथ ही उनकी एक खासियत और ये है कि वो महिला अधिकारों के साथ साथ रक्षा अध्ययन विभाग से भी जुड़े हुए हैं, जो कि हमें कहना चाहिए कि किसी न किसी रूप में वो सैनिक को भी सशक्त करते हैं और महिलाओं को भी सशक्त करते हैं। इस माध्यम से बड़ा गर्व का विषय है हमारे महाविद्यालय परिवार के लिए और हमारी छात्राओं के लिए कि आज वो हमारे मध्य में उपस्थित हुए हैं। उनके अनुभव और ज्ञान गरिमा से हमें सुनने के लिए बहुत सी बातें मिलेंगी।
सबसे पहले तहे दिल से महाविद्यालय परिवार की ओर से और अपनी सभी छात्राओं की ओर से और इस ग्रुप के माध्यम से जुड़े हुए सभी बंधुओं की तरफ से डॉक्टर चंद्रेश पांडे का हार्दिक स्वागत करता हूं। उन्होंने इन व्यस्त क्षणों में हमारे लिए ये बहुमूल्य क्षण कुछ निकाल करके पेश किए और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कार्यक्रम के प्रारंभ में कुछ ही क्षणों में वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो मैं जो आपको बातें बता रहा था, हम लोग तो आपके साथ हमेशा रहते हैं, बातें होती रहेंगी, लेकिन सबसे मुख्य बिंदु यह है कि वो हमारे मध्य में जुड़ चुके हैं। तो मैं अधिक समय ना लेते हुए फिर पुनः उनका हार्दिक स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए डॉक्टर चंद्रेश पांडे को आमंत्रित करना चाहता हूं कि वो आए और हमारे छात्रों को आज के इस कार्यक्रम की रूपरेखा के साथ ही वो उन्हें उनके विधिक अधिकारों से संबंधित मुद्दों पर और जो उन्होंने एक लंबा उनका अनुभव रहा है न्याय मित्र के रूप में, वो उनसे संबंधित बिंदुओं पर भी आपके विचार साझा करेंगे। मैं निवेदन करता हूं डॉक्टर चंद्रेश पांडे से वो आए और अपने विचार प्रस्तुत करें। डॉक्टर चंद्रेश पांडे। चंद्रेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? चंद्रेश जी, आवाज आ रही है? चंद्रेश सर, आप अपना माइक को अनम्यूट करिए पहले एक बार। आपके मोबाइल स्क्रीन पे एक माइक का बटन आ रहा होगा, प्लीज उसको क्रॉस जो हो रहा है कटा हुआ उसे सीधा कर लीजिए। चंद्रेश सर। चंद्रेश जी, माइक। सभी छात्रों से अनुरोध है अपना धैर्य ना खोएं, कृपया धैर्य बनाए रखें, क्योंकि ये तकनीकी माध्यम से जुड़ने की कुछ समस्याएं हमेशा हमारे सामने रहती हैं। किसी का नेटवर्क स्लो हो सकता है या कुछ और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। जल्द ही वो हमारे मध्य में उपस्थित होंगे। मुझे आशा है कि वो शीघ्र ही जुड़ने की कोशिश करेंगे। उनके साथ कुछ तकनीकी समस्याएं आ गई है जिसकी वजह से वो शायद दोबारा से हमारे साथ जुड़ेंगे। तो मैं इस विषय को आगे रखते हुए पुनः एक बार आप लोगों के मध्य में फिर उपस्थित हूँ। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, मैं चाहता हूँ कि जो हमारा वेबिनार है 2 घंटे का, 1 घंटे का, हम इसमें अधिक से अधिक कोशिश करें। एक बार फिर हमारे मध्य में जुड़ चुके हैं डॉक्टर चंद्रेश पांडे। क्या वो मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी हाँ, आपकी आवाज आ रही है। हमारी आवाज सुन आ गई है? जी 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 डॉक्टर साहब, आपका बहुत ही स्वागत है। और इस कार्यक्रम से मैं समय नहीं लेना चाहता अपना, और मैं डायरेक्ट आपको ही माइक हस्तगत करता हूं। और बहुमूल्य क्षण आपने हमारे लिए निकाले हैं, इन्हीं व्यस्त क्षणों के माध्यम से आप हमारे छात्रों को लाभान्वित करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर चंद्रेश पांडे। आप सभी को नमस्कार और हरिओम। और आप लोगों ने जो ये विषय का चयन किया है बहुत ही अच्छा विषय है, और ये हमारी आधी आबादी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और जैसा कि घरेलू हिंसा के बारे में मुझे बताया गया है कि मुझे बोलना है, ये विषय अत्यंत ही महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि ये हमारी आधी आबादी के विषय से संबंधित है। और हमारी आधी आबादी किस तरह घरेलू हिंसा से शिकार होती है और क्यों होती है। अगर हम प्राचीन काल में देखें तो प्राचीन काल में वेदों में हर जगह लिखा गया है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वही देवता निवास करते हैं। तो वर्तमान में मतलब घरेलू हिंसा हो रही है, महिलाएं प्रताड़ित की जा रही हैं, तो क्या देवता नहीं निवास करते हैं? कि देवताओं निवास करने के लिए हमारी जो सोच है वो बदल जा रही है। तो सबसे बड़ी बात होती है शिक्षा, कि हमारी शिक्षा कैसे परिवर्तित हो जा रही है। अब नारियों की इज्जत और नारियों का सम्मान की बात करते हैं हम, तो प्राचीन काल में नारियों की जो इज्जत थी, जो स्थिति थी, बहुत बेहतर थी। वर्तमान में कहीं न कहीं उसमें कुछ कमियां आई हैं। इसलिए हमको हमारी सरकार ने 2005 में महिला संरक्षण अधिनियम पारित किया, जिससे घरेलू हिंसा कम हो सके या घरेलू हिंसा
को रोका जा सके। तो क्या नियम कानून अधिनियम बना देने से घरेलू हिंसा थोड़ी रुक जाएगी? उसके लिए जरूरी है कि हम शिक्षित हों, हमारे अंदर वो भावना हो, हमको वो हमारे मन में वो इज्जत हो, नारियों के प्रति सम्मान हो, तब ये घरेलू हिंसा को रोकी जा सकती है। अन्यथा कोई भी कानून, कोई भी नियम बना देने से घरेलू हिंसा नहीं रुकेगी। तो बात यह है कि घरेलू हिंसा के लिए हमने अधिनियम भी बना दिया, लेकिन 2005 में जो महिला संरक्षण अधिनियम बनाए गए और अभी तक देखा जाए तो क्या घरेलू हिंसा में कमी आई है? कमी तो नहीं आई है, लगातार वो बढ़ रहे हैं। तो इसको कैसे रोका जाए? ये एक कठिन चुनौती है, और इस कठिन चुनौती के लिए जो हमारी आधी आबादी है उसको शिक्षित होना बहुत जरूरी है। अगर महिलाएं शिक्षित हो जाएंगी तो हमारे समाज में महिलाओं के प्रति जो सोच है, जो उनको ना पढ़ाने की प्रवृत्ति रही है, अब तो हालांकि नारियां कहीं शक्तिशाली हैं और पूरे विश्व में हर बड़े ओहदे, बड़े पद पर वो विराजमान है, तो लेकिन वो बहुत कम संख्या में है। अभी हमको ये देखना पड़ेगा कि हम उनको कैसे इज्जत दे सकें, किस प्रकार से उनको अधिक अवसर प्रदान करने के लिए हम आगे आए। तो हमको देखना होगा कि हम और क्या क्या कर सकते हैं, वर्तमान में क्या करते हैं, और नारियों की ये स्थिति आई क्यों? तो मुगल काल में सबसे ज्यादा नारियों के प्रति घृणा भरी गई। क्या नारी शिक्षा को रोका गया? या फिर ये कहिए कि जब मुगल काल में विदेशी शक्तियों का आधिपत्य भारत में था, तो भारत में जो हम लोग थे, नारियों को शिक्षा देने के लिए उतने आगे नहीं आए हैं, या नारियों को उतना शिक्षित नहीं कर पाए हैं हम लोग। और चूंकि उस समय मुगल काल में, उस समय मुगल थे, वो मुगल जो थे वो शिक्षा के प्रति इतने उदासीन थे कि उनका जो मेन उद्देश्य था कि ज्यादा से ज्यादा भारत का शोषण करके अपनी झोली भरना या अपने देश में ले जाना, उनको यहाँ रहना नहीं था। लेकिन उसके बाद जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज भी ज्यादा से ज्यादा अपने हित के लिए काम कर रहे थे, और भारत में जो शिक्षा का प्रसार था वो अंग्रेजी माध्यम से भारत में गुलाम बनाए रखने के लिए वो कर रहे थे। इसलिए भारत में शिक्षा का प्रसार तो हुआ, जाहिर से हुआ, लेकिन उस हिसाब से नहीं हो पाया जिस हिसाब से होना चाहिए था। और हम बात करते हैं घरेलू हिंसा की, तो घरेलू हिंसा क्या है? घरेलू हिंसा एक प्रकार से घरेलू दायरे में किया जाने वाला हिंसात्मक प्रवृत्ति, और ये हिंसा को और कैसे और कौन लोग करते हैं? तो जाहिर सी बात है, ये हिंसा महिलाओं पर होता है। महिलाएं हमारी बहन हो सकती हैं, बेटियां हो सकती हैं, माताएं हो सकती हैं। तो और जिनका पारिवारिक संबंध, जो ऐसे पुरुष जिनका पारिवारिक संबंध होता है, और जो पारिवारिक संबंध जिनका होता है, ये तकनीकी कारणों से उनका कनेक्शन टूट गया है। ये फिर से उनका कनेक्शन जोड़ करके बचा हुआ उनका भाषण है वो करवाने का प्रयास किया जाएगा। आप सभी धैर्य पूर्वक बैठे रहें, शायद वो फिर से जुड़ चुके हैं। चंद्रेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? चंद्रेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। हाँ, फिर से बोलिए। मैं क्षमा चाहूंगा आप सबसे, क्योंकि मैं रास्ते में हूँ। आवाज आ रही है दुबे जी? हाँ, आ रही। हाँ, मैं कहीं रास्ते में था, रुक कर मैं ये
आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ तो मुझे क्षमा करिएगा, नेटवर्किंग समस्या आ सकती है और बीच में बाधा भी डाल रही है, लेकिन मुझे पता है कि इतने गंभीर विषय पर नेटवर्क बाधा नहीं डाल पाएगी। तो जैसा कि आपके महाविद्यालय परिवार ने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया है और बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे विषय पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया है, तो ये बहुत ही अच्छा अवसर है और मैं बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आप लोगों ने ऐसा अवसर प्रदान किया। तो घरेलू हिंसा के बारे में जो मोटी-मोटी बातें हैं, वो एक घरेलू दायरे में रहकर हिंसा, और वो हिंसा ऐसे लोग के द्वारा की जाती है जो जिनका संबंध हमसे पारिवारिक संबंध होते हैं, ऐसे लोगों से की जाती है। तो अगर अपने परिवार से ही हम पर हिंसा हो, महिलाओं पर हिंसा हो, तो उससे कैसे निजात पाई जाए या कैसे रोका जाए? ये एक गंभीर विषय और गंभीर चिंतन की बात है। अगर हिंसा किसी अन्य माध्यम से हो, चाहे लोगों के माध्यम से हो, तो उससे तो हम लड़ाई झगड़ा किसी भी तरीके से निपट सकते हैं, लेकिन अगर हमारे लोग ही हम पर हिंसा करेंगे तो उनसे कैसे निपटें? क्या कानून का सहारा लेना उचित है? और कानून का सहारा लेना उचित है तो किस प्रकार के कानून से? दंडात्मक कानून कि पहले समझाया जाए, मनाया जाए, बात किया जाए और ये देखा जाए कि ये हिंसा क्यों हो रही, इसका मूल क्या है? तो सबसे पहले इन प्रवृत्तियों में, घरेलू हिंसा में सबसे जो ज्यादा केसेस देखे जा रहे हैं, वो आपसी सहमति ना होने के कारण, शंका करने के कारण, या शैक्षिक या शिक्षा का जो अभाव है उसके कारण हो रहे हैं। तो सबसे पहले हमको उन्हीं कमियों को दूर करना होगा। शिक्षा को बेहतर तरीके से बताना होगा और ये बताना होगा कि हम लोग जब एक घर, एक परिवार में रहते हैं तो उसका सॉल्यूशन, उसका हल हिंसा नहीं हो सकती है। और अगर आप देखें तो किसी भी दुनिया में किसी भी विवाद का हल हिंसा नहीं हो सकती है। सारे विवादों का हल आपसी बातचीत, आपसी तालमेल के माध्यम से होता है। तो कानून भले ही हम बहुत बड़े बना लें, बहुत कठोर बना लें, लेकिन उसका सॉल्यूशन भी बातचीत के ही माध्यम से होता है। तो अगर किसी भी समस्या का हल बातचीत के माध्यम से होता है, तो हिंसा से पहले ही हम बात कर लें कि हिंसा होने ही ना पाए और विवाद पहले ही खत्म हो जाए। इस वजह से तो, लेकिन ये बातें सबको नहीं समझ में आती। क्यों नहीं समझ में आती? उनका शिक्षा का स्तर बहुत कम होता है, निम्न होता है। अगर आप स्टडी करेंगे, देखेंगे, समझेंगे तो घरेलू हिंसा के केसेस ऐसे जगहों पर ज्यादा है जहां शिक्षा का स्तर बहुत कम है, शिक्षा का लेवल बहुत कम है। तो सबसे पहले हमको जागरूकता और शिक्षा के माध्यम से लोगों को बताना होगा कि हिंसा किसी चीज का हल नहीं है और हिंसा के माध्यम से किसी चीज का निपटारा नहीं हो सकता है। तो हम लोग ये समझेंगे और धीरे धीरे लोगों में ये सुधार हो रहा है। और जहां पर शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है वहां पर घरेलू हिंसा में कमियां भी देखी गई हैं, कमी आई है। और जो घरेलू हिंसा से संबंधित महिला संरक्षण अधिनियम 2005 भारत सरकार ने बनाया है, उसके माध्यम से लोगों में एक डर भी बैठ रही है कि कहीं ना कहीं अगर महिलाएं इसके माध्यम से कानूनी सहायता लेती हैं तो पुरुषों पर ये भारी पड़ेगा और पुरुष वर्ग जो हिंसा करते हैं वो थोड़ा सा डरेंगे। इसलिए कानून बनाने का दो उद्देश्य होता है, एक तो लोगों में भय पैदा करना और दूसरा जो अपराधी हैं उनको दंड देना। तो घरेलू हिंसा से संबंधित जो कानून बनाया गया है, इसके भी घरेलू हिंसा से संबंधित जो कानून बनाए गए हैं, इसके भी दो उद्देश्य हैं। एक तो लोगों में डर पैदा करना, दूसरा लोगों को जागरूक करना और अपराधी लोगों को दंड दिलाना। और
ये सब जाके मजबूत होगा, लोगों में इसके प्रति और बेहतर तरीके से भावना पैदा होगी कि जब महिलाएं अपने अधिकारों के लिए इन कानूनों का बेहतर तरीके से प्रयोग करेंगी। अभी भी बहुत से अपने देश में ग्रामीण इलाकों में बहुत सी जगहों में घरेलू हिंसा होने के बावजूद भी महिलाएं सहती हैं। क्यों सहती हैं? क्यों? उनको भय रहता है, उनको लाज लज्जा शर्म आती है कि हम अगर इसके विरोध में जाते हैं तो समाज क्या कहेगा। तो समाज के भय के डर से इस कानून का बेहतर प्रयोग नहीं हो पा रहा, और अगर इस कानून का बेहतर प्रयोग नहीं हो पा रहा है तो कहीं न कहीं ये हमारी कमी है। हमारा जो हमारे कानून के निर्माताओं ने जिस उद्देश्य को लेकर इस कानून को बनाया है उसकी असफलता है। तो उसकी बनाने के पीछे जो मंशा रही होगी वो तभी सफल होगी जब देश की प्रत्येक महिलाओं को इस कानून से संबंधित जानकारी हो और निर्भीक रूप से वो जाएं। अगर उनका कहीं शोषण हुआ है तो अपनी बात कानून के समक्ष रखें, तभी इस कानून को बनाने का फायदा है, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। शायद फिर से चंद्र जी का कनेक्शन कट गया है शायद। थोड़ा फिर से जुड़ेंगे वो, थोड़ा धैर्य रखिए। चंद्रेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो चंद्रेश जी, आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है, लेकिन बीच में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। आप अपना वीडियो बंद कर दीजिए, आप अपना वीडियो बंद कर दीजिए, सिर्फ ऑडियो चलाइए तो कनेक्शन पकड़ेगा। जी, अब बोलिए। हाँ, आवाज आ रही है। हाँ, अब आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। जी, तो कहने का तात्पर्य ये कि घरेलू हिंसा तब कैसे रुकेगी, इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है, इसके बारे में एक गहन विचार विमर्श और एक बृहद स्तर पर डिबेट की आवश्यकता है। आवश्यकता के साथ साथ एक जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है। और जहां तक ज्यादा केसेस में देखे गए हैं कि जो सबल लोग होते हैं वो भारी पड़ते हैं, किसी सोर्स सिफारिश पैसे रुपए किसी भी तरीके से वो केसेस को दबा दे जाते हैं, जिससे महिलाओं को उनका अधिकार नहीं मिल पाता है और जो शोषित होते हैं वो बच निकलते हैं। तो समय समय पर इन चीजों का भी चंद्र जी का कनेक्शन फिर से लॉस हो रहा है बार बार। थोड़ा धैर्य रखें। हाँ, मुझे भी लग रहा है कि रास्ते में होने के कारण ये समस्याएं आ रही हैं। हाँ जी सर, ठीक है, फिर से कर लेते हैं, वरना फिर हम अपना अगला प्रोग्राम की तरफ आगे बढ़ते हैं। नहीं, फिर से जुड़ गए हैं। दुबे जी माफ कीजिएगा, मुझे बार बार ये कनेक्शन कट कर जा रहा है, मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ फिर से। आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। तो जैसे कि बात चल रही थी घरेलू हिंसा के माध्यम से, तो घरेलू हिंसा एक प्रकार से अगर अपनों के खिलाफ अपनों के विरुद्ध लड़ाई लड़नी हो तो वो और कठिन होती।
इसीलिए जो घरेलू हिंसा है ये बंद नहीं हो पा रही है। कारण कारण बहुत ही कठिन है, या सामान्य कहिए कि अगर एक घर में हम लोग एक छत के नीचे रह रहे हैं तो उनके विरुद्ध हम थाने, कोर्ट, कचहरी कैसे जाएं? ये सामाजिकता है। लोग सामाजिक भय के डर से नहीं जाते हैं, और इन सब के माध्यम से अनुज जी, मुझे लग रहा है शायद कनेक्शन की प्रॉब्लम है। हाँ हाँ यस और ये सर। बराबर आती रहेगी। अगर आप चाहें तो हम लोग अपने प्रोग्राम के दूसरे पार्ट की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। नहीं, एक बार जल्दी से बता देते हैं ना इस चीज को पहले। जी दुबे जी, हम्म, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि समस्या लगातार आ रही है कि जो हमारे मध्य में आज के वक्ता थे वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि वो किसी में रास्ते में व्यस्त थे, बावजूद उसके उन्होंने हमारे लिए समय निकाला और हमारे मध्य में उपस्थित हुए। इसके लिए भी हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अपने व्यस्त क्षणों के बीच में से भी कुछ पल उन्होंने हमारे लिए निकाल करके सुरक्षित रखे। आप सभी जो भी श्रोता इसको तन्मयता के साथ देख रहे थे, उन्होंने देखा होगा कि वो बार बार जुड़ने का प्रयास कर रहे थे, बावजूद इसके कि उनका नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो कुछ बिंदु जो उन्होंने बहुत ही सुंदर उठाए हैं इस वक्तव्य में, आपने देखा होगा कि उन्होंने बताया कि कानून किस लिए फोर्स किया जाता है। एनफोर्समेंट जो कानून का है उसके दो उद्देश्य उन्होंने बताए कि एक जो दंड करने वाले अपराधी हैं उन अपराधियों को दंड दिलाना, और उससे भी महत्वपूर्ण बिंदु उन्होंने ये स्थापित किया कि दंड ना हो इसके लिए प्रावधान करना, माने समाज में या जो इस प्रकार के शरारती तत्व हैं उनके लिए भय पैदा करना। इन दोनों बिंदुओं में इसके साथ ही एक तीसरा बिंदु भी उन्होंने बहुत ही अच्छा उठाया था अपने वक्तव्य में कि कई बार हिंसाएं उन लोगों के द्वारा भी की जाती हैं जो खुद हमारे एक ही छत के नीचे रहने वाले यानी हमारे पारिवारिक जन हो सकते हैं। उस हिंसा के स्रोत या माध्यम कुछ भी हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, भिन्न भिन्न हो सकते हैं। आपकी भावनाओं को आहत करने के रूप में भी हो सकते हैं, आपका शारीरिक शोषण भी हो सकता है, आपका मानसिक शोषण भी हो सकता है। एक मैं छोटा बात कहना चाहूंगा कि मान लीजिए सपोज दैट कि आप चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूं और आपके फादर चाहते हैं कि नहीं हम अपने बेटे को टीचर बनाएंगे, तो ये भी एक प्रकार का आपकी जो जीवन है उसके साथ छेड़खानी है, और ये भी एक प्रकार का शोषण ही है। इन सभी के विरुद्ध आप जल्दी से, क्योंकि आप उन्हीं के आश्रय में रहते हैं, वही आपके पालन पोषण करता है, तो आप उनके विरुद्ध नहीं कुछ भी कर पाते हैं। ये भी एक प्रकार की मनोदशाएं हैं, और इन सभी मनोदशाओं से हम निकलने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही माध्यम है कि हम अपने आप को भी शिक्षित करें, अपने परिवार को भी शिक्षित करें, और इसके साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है महिला सुरक्षा का, इसमें जैसा कि मिशन शक्ति का हमारा लोगो है कि महिलाओं का सम्मान, आत्मसम्मान और उनकी सुरक्षा हेतु उपाय, ये इस मिशन शक्ति कार्यक्रम का मुख्य बिंदु है। तो हम महिलाओं का सम्मान करें, हम अपने स्वाभिमान की रक्षा करें, और इसके साथ ही हम कोई भी ऐसा कर्तव्य ना करें, जैसा कि संगीत में एक छोटी सी पंक्ति होती है कि यान्यस्माकं सुचरितानि तानि तव्योपास्यानि नोइत्राणि। इसके साथ ही एक वक्तव्य आ जाता है कि प्रति आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, कि जो व्यवहार आपको अपने प्रति अच्छा नहीं लगता है वो व्यवहार कृपया करके दूसरों के साथ ना करें। जैसा कि आपको गाली सुनना, या कोई आपका अपमान करे, कोई आपको प्रताड़ित करे, कोई आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करे, कोई आपको आहत करे, या बिल्कुल भी पसंद नहीं करना चाहते, चाहे वो आपका गृहजन हो, माने घर का सदस्य हो, पारिवारिक सदस्य हो, या कोई बाहर का सदस्य हो, आप चाहते हैं कि हमारा रेस्पेक्ट हो, सब लोग हमें आदर और निगाहों से देखें, हमारा सम्मान की तरह देखें। इसके लिए बड़ा अच्छा श्लोक है वो संस्कृत का कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, कि जो आप व्यवहार अपने प्रति नहीं चाहते हैं वो व्यवहार आप कृपया करके दूसरों के साथ ना करें, क्योंकि ये एक इकोसिस्टम है। जैसा आप दुनिया में देंगे वैसा ही रिवर्स होके आएगा।
अगर आप किसी के साथ गलत करेंगे तो समाज में आपके प्रति भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई इस रूप में प्रतिबिंबित होगा कि आपके साथ गलत होगा। जैसे हमें कुआं होता है, उसके ऊपर जाकर के आवाज लगाते हैं और उस आवाज में आप देखते हैं कि इको गूंजता है, वही आवाज हमें वापस सुनाई देती है। सिर्फ यही दुनिया का व्यवहार है कि अगर आप किसी के साथ गलत करेंगे तो आज ना सही, कल ना सही, परसों ना सही, लेकिन कभी ना कहीं भी आपको उस चीज का सामना जरूर करना पड़ेगा। इसलिए कहा गया है कि जो आप व्यवहार अपने प्रति पसंद नहीं करते हैं वो व्यवहार दूसरों के प्रति आप ना करें। और जैसा कि आप देखते हैं कि महिलाओं का सम्मान, महिलाएं हमारे सामने सिर्फ लड़की के रूप में नहीं है, एक बालक के रूप में नहीं है, महिला हमारे सामने एक माता के रूप में भी है, जिसने हमें जन्म दिया है, हमारा पालन पोषण किया है, हमें इस योग्य बनाया है कि हम आज किसी स्तर पे पहुंच चुके हैं या पहुंच रहे हैं या पहुंचने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो हमारा निसंदेह परम कर्तव्य बनता है कि हम उस सभी नारी शक्ति का, जो कि हमारे विश्व की आधी आबादी है, उसका हम सम्मान करें। ये कार्यक्रम सिर्फ भारत के संदर्भ में नहीं है, इसका तात्पर्य महिला है। महिलाएं चाहे विश्व की आधी आबादी से बिलोंग करती हैं। इसके साथ ही आप अन्य जो भी प्राणी हैं उनके प्रति दया भाव रखें। जैसा कि आप अगर देखेंगे कि भारतीय संविधान में एक संशोधन करके 1976 के आसपास उसमें जोड़ा गया था आर्टिकल 51 क करके, उसमें हमारे भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को स्थापित किया गया था कि प्रत्येक भारतीय नागरिक जो कि अधिकारों की बात करता है। भारतीय संविधान में हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं जो कि वर्तमान में 6 हैं, पहले कभी 7 होते थे। उसमें हमारे साथ ही कर्तव्यों की भी स्थापना की गई है। तो अगर आप उन्हें बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वाकई उन्होंने बहुत ही वैश्विक परिवेश में न केवल महिला सुरक्षा बल्कि अपितु वैश्विक सुरक्षा के संदर्भ में उन मूल कर्तव्यों का बहुत ही प्रासंगिक है। और आज के इस दौर में जहां जातीय हिंसाएं, लैंगिक हिंसाएं, जातीय हिंसाएं और इस प्रकार की मनोवृत्ति रूपी दशाएं हमारे सामने एक राक्षस के रूप में स्थापित हैं, हमारा रास्ता घेरे हुए हैं, उस दौर में शिक्षा, और शिक्षा भी ऐसी नहीं बल्कि इस रूप में जो हमें वैश्विक शांति की तरफ अग्रसर करती हो, उसका बहुत ही उपयोग है। इन सभी बिंदुओं पर जो मैं आपसे अभी चर्चा की, इन सभी बिंदुओं को डॉक्टर चंद्रेश पांडे जी ने आपके मध्य में उपस्थित किया था और उन्होंने बताया था कि कई प्रकार की समस्याओं का जो घरेलू रूप में हम सामना करते हैं, तो उसका हम डायरेक्ट पुलिस का अवलंबन ना करके आपस में भी बातचीत करके भी बहुत सी समस्याओं का समाधान होता है और उन समस्याओं के समाधान की तरफ बढ़ें। और अगर इस प्रकार का समाधान नहीं हो पा रहा है तब हम कानूनी प्रावधानों का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करें। मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं और इसके साथ ही जो हमारे मध्य में आज के जो मुख्य वक्ता थे डॉक्टर चंद्रेश पांडे, जिन्होंने आपने देखा कि वो गाड़ी में चलते हुए हमारे समक्ष बोल रहे थे, तो कितने व्यस्त क्षणों में से हमारे स्पेशल विशेष अनुरोध पे उन्होंने हमें लाभान्वित करने की कष्ट किया है। इसके लिए भी मैं उनका पुनः एक बार महाविद्यालय परिवार की ओर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ उनका। और मैं डॉक्टर अनुज जी से अनुरोध करूंगा, जो इस ट्रेनिंग का द्वितीय चरण है जिसमें हम मार्शल आर्ट ट्रेनिंग के कुछ फिजिकली शारीरिक रूप से किस तरह से आप किसी का सामना कर सकते हैं उसके बारे में ज्ञान प्रदान करते हैं, उस द्वितीय बिंदु को स्टार्ट करने का कष्ट करेंगे डॉक्टर अनुज कुमार। जी 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 सर, जी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सर। मेरा मास्टर चैनल में, और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों बॉडी के वीक पॉइंट। देखिए दोस्तों, जब फाइट हो जाती है किसी से आमने सामने तो इतने हिस्से में ही अटैक करने का आपको मिलता है, कमर से लेकर के फेस तक। ऐसा नहीं दोस्तों, आप सामने से आमने सामने से फाइट हो रही है तो आप आमने सामने से किक मारने की कोशिश करेंगे, पंच मारने की कोशिश करेंगे, कुछ यही कुछ दोस्तों जो भी आपको उस समय में आएगा वही आप मारने, बट सामने से ही मारने की कोशिश करेंगे। आज मैं आपको कुछ वीक पॉइंट्स बताऊंगा दोस्तों, जिससे आप उस अटैक को कई गुना पेनफुल बना सकते हैं। अगर आप वही पंच मार रहे हैं उसको थोड़ा सा संभाल के मारते हैं तो बहुत पेनफुल हो जाएगा दोस्तों। अगला तुरंत आपसे छूट करके भागने की ही कोशिश करेगा। सबसे पहले दोस्तों एक स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर
कैसे अटैक करना है। सबसे पहले दोस्तों आपके सामने जो वीक पॉइंट्स मिलते हैं वो होता है फेस। अगर आप किसी के फेस पे अटैक करेंगे, ओनली फेस, इस हिस्से को टारगेट करेंगे, तो उसकी आंखें बंद होने लगेंगी। जब ब्रेन के ऊपर जब झटका लगे तो ब्रेन वहां से वाइब्रेट कर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे मास्टर फिटनेस चैनल में। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों बॉडी के वीक पॉइंट। देखिए दोस्तों, जब फाइट हो जाती है किसी से आमने सामने तो इन हिस्से में ही अटैक करने का ऑप्शन मिलता है, कमर से लेकर के फेस तक। ऐसा नहीं दोस्तों आप सामने से जड़ा और पीछे जाकर के गर्दन मारने की कोशिश करेंगे। आमने सामने से फाइट हो रही है तो आमने सामने से किक मारने की कोशिश करेंगे, पंच मारने की कोशिश करेंगे। कुछ यही कुछ दोस्तों जो भी आपको समझ में आएगा वही आप मारने बट सामने से ही मारने की कोशिश करेंगे। आज मैं आपको कुछ वीक पॉइंट्स बताऊंगा दोस्तों, जिससे आप अटैक को कई गुना पेनफुल बना सकते हैं। अगर आप वही पंच मार रहे हैं उसको थोड़ा सा संभाल के मारते हैं तो बहुत पेनफुल हो जाएगा दोस्तों। अगला तुरंत आपको छूट करके भागने की कोशिश करेगा। सबसे पहले दोस्तों एक स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर है। अब इसमें कैसे अटैक करना है। सबसे पहले दोस्तों आपके सामने जो वीक पॉइंट मिलते हैं वो होता है फेस। स्क्रीन नहीं आ रही है, ओनली फेस, इस हिस्से को टारगेट स्क्रीन आ रही है सर। आंखें बंद होने लगेगी। जब ब्रेन के ऊपर जब झटका लगे तो ब्रेन वहां से वाइब्रेट करेगा, वो नर्वस हो जाएगा, उसकी आंखें बंद होने लग जाएंगी। तो फेस का अटैक इसलिए खतरनाक माना जाता है। ये फेस है दोस्तों, यहाँ पे आप पंच मार यहाँ पे चिक पे पंच मारने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप दोस्तों क्या करते हैं, चिक पे पंच मारते हैं, यहाँ पे खींच करके मुंह पे पंच मारने की कोशिश करते हैं। इसी में आपको क्या करना है दोस्तों, पंच ऐसे नहीं बनाना है, पंच को ये वाला हिस्सा बनाना है। देखिए दोस्तों, ये वाला हिस्सा आपको हल्का सा खड़ा कर देना है इस तरीके से, और यहाँ से ये ब्रेन पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है यहाँ से ये ब्रेन पे। एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए ये फेस है और यहाँ पे ये हल्का सा डाउन साइड दिख रहा है, ये हड्डी के बगल में जो गड्ढे टाइप का है वहाँ पे, और ये पंच आपको इस तरीके से देखिए दोस्तों, ये यूं नहीं पड़ेगा, पंच का ये ऊपर वाला हिस्सा नहीं पड़ेगा, ये वाला हिस्सा पड़ेगा जो उंगलियों से फोल्ड है। इसको हल्का सा उठा के रखना है एंड ये टर्न करते हुए यहाँ पे ये इस तरीके से। बहुत ही दोस्तों उसको चक्कर आ जाएगा, तुरंत गिर पड़ेगा। मजबूत से मजबूत इंसान हो, इस अटैक से दोस्तों मजबूत से मजबूत इंसान तुरंत फ्लैट हो जाएगा। ये हुआ। उसके बाद दोस्तों जो नाक के सामने हड्डी खड़ी है, ये हड्डी देख रहे हैं, इस हड्डी के ऊपर, इस हड्डी के ऊपर दोस्तों और माथे के बीच यहाँ पे आपको पंच नहीं मारना है। यहाँ पे अगर उसे बेहतरीन तरीके से इंजर्ड करना है, मतलब कि खड़े होने के काबिल ना रह जाए, तो वहाँ पे आपको पंच नहीं मारना है। पंच का ये अगर बड़ा हो जाएगा, वहाँ पे आपको मारना है नकल्स, ये इस तरीके से, ये सीधा, ये वन, और हल्का सा जैसे पंच मारते हैं उसी को हाथ बांध लीजिए, अंगूठे को सपोर्ट में ले लीजिए, ये इस तरीके से नकल मारने के बाद थोड़ा सा दोस्तों यहाँ से डंप करना है, इधर से ये फाइट हो रही है, मान लीजिए लिपट गया आपसे, मान लीजिए दोस्तों आपसे लिपट गया, आपने एक हाथ को छुड़ाया जहाँ से पंच मार दिया। देखिए दोस्तों यहाँ से तुरंत ब्रेन हिल जाएगा, तुरंत नर्वस हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है शोल्डर का, जहाँ पे ये अटैच किया गया है, शोल्डर जहाँ से फोल्ड होता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है शोल्डर का ये जॉइंट, शोल्डर जॉइंट पे दोस्तों जहाँ से हाथ फोल्ड होता है, ये हाथ जहाँ से फोल्ड हो रहा है वहाँ पे बहुत सारी मांसपेशियां गई होती हैं। उसके ऊपर आप तो खड़ा फिंगर मारने की कोशिश करनी, खड़ा फिंगर मारेंगे तुरंत इंजर्ड हो जाएगा, बहुत जबरदस्त पेन होगा, हाथ वर्क करना भी बंद कर देगा। ये भी मैं कह रहा हूँ, हाथ वर्क करना भी बंद कर सकता है अगर आपका अटैक सही जगह है तो। या आप फिंगर मार सकते हैं, या आप पंच मार सकते हैं। उसके बाद दोस्तों चेस्ट है, दो साइड में चेस्ट बटा होता है, उसके नीचे दोस्तों हल्का सा एक डाउन साइड होता है, जिसे आप लोग मोटी लैंग्वेज में गड्ढा बोलते हैं, चेस्ट नीचे गड्ढा होता है। उस गड्ढे में ही आपको नीचे से ऊपर की तरफ, यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ ये इस तरीके से पंच करने देखिए दोस्तों, हल्का सा पंच करेंगे तो भी हिल जाएगा। जर्क इसका बहुत बेहतरीन है, क्योंकि वहीं पे दोस्तों किडनी की कुछ पार्ट्स गए होते हैं, उस पे जर्क पड़ता है तो आदमी एकदम नर्वस हो जाता है, डेड नहीं करेगा किसी भी एंगल से, ये अटैक से वो डेड नहीं कर सकता। यहाँ पे आपने पंच किया वो तुरंत पीछे हट जाएगा, पीछे हटने के बाद उसके बाद नंबर आता है दोस्तों पसलियों पे, यहाँ की पसलियों पे, यहाँ की पसलियों पे दोस्तों आपको क्या करना है, आपको पूरा पंच मारना है, सात दोस्तों पसलियों, ये पसलियां हैं, और पसलियों में ये चेस्ट के नीचे मारेंगे, कुछ नहीं होगा उससे, जहाँ पे पसलियां खत्म नहीं है
ये 3 तस्वीरें यहाँ पे दिख रही है दोस्तों, यहाँ पे इससे आप आप कैसे पहचानेंगे कि ये वही जगह है? तो कोहनी के बगल में मारना है। ये कोहनी है, हाथ यहाँ से फोल्ड हो रहा है, इसको देखते रहिए कहाँ पे, बस उसी के अंदर खींच करके यहाँ से मारना है। ये हाथ यहाँ से फोल्ड हो रहा है, बस उसी के बगल में अटैक कीजिए। यहाँ जस्ट के नीचे, यहाँ पे आप मारने, यहाँ अंदर मारने की कोशिश करेंगे, कुछ नहीं होगा, इतना फ्लेक्सिबल होता है। यहाँ से अगर दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा गाड़ियाँ भी चढ़ के निकल जाती है, कुछ नहीं होता, ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। बट उसके नीचे वाले के अंदर कोई सपोर्ट नहीं होता है, वो बहुत तेजी से अंदर की तरफ ट्विस्ट हो जाएगा। यहाँ पे कोहनी के बगल में ये पंच आपको खींच करके मारने की कोशिश करेंगे, फाइट हो रही है, यहाँ पे खींच करके मारा, तुरंत वो बंदा नर्वस हो जाएगा, तुरंत छोड़ देगा, ये हो गया। उसके बाद दोस्तों एक वीक पॉइंट और होता है, ये देख पा रहे हैं आप बंदे को, एकदम सिंपल सा बंदा खड़ा है, आपकी हड्डियों पे, ये हड्डियों पे हड्डी देख पा रहे हैं दोस्तों, हड्डी ऊपर से लेकर के नीचे तक यहाँ पे ये चाप हड्डी है दोस्तों, इसके ऊपर आप केवल चाप मारिए, बहुत पेन होगा। वो पेन दोस्तों से कई दिनों तक होता रहेगा। हड्डियां ये मजबूत है, बट हड्डी के ऊपर कम से कम कुछ नहीं तो दोस्तों 10 तरीके की मांसपेशियां गई होती है। वहाँ पे अगर आप अटैक करेंगे उसको बहुत तेजी से पेन होगा, हाथ टूट जाए कुछ नहीं होगा दोस्तों, उंगलियां कट जाए कुछ नहीं होगा, बट लिगामेंट के ऊपर अगर आप चोट आ गई तो बहुत ज्यादा पेन होगा। लिगामेंट से चोट पहुंचाने के लिए दोस्तों एक मैं आपको टेक्निक बताता हूँ। आप यहाँ पे गर्दन देख पा रहे होंगे, इस गर्दन के ऊपर, गर्दन ऊपर ज्यादा कुछ नहीं दोस्तों, मैंने आपको आपको इस तरीके से बनाना है, सिंपल सा मार देना है सर। वीडियो ज्यादा फोर्स नहीं देना, झटके से मार करके खींच देना है। इस टेक्निक से बंदा तुरंत नर्वस हो जाएगा। यही दोस्तों वो सेल्फ डिफेंस की टेक्निक जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बड़ा बंदा भिड़ जाता है, आपसे ताकत में डबल है, टेक्निक में डबल है, हर एक चीज में आपसे डबल है, तो इन टेक्निक का यूज करके आप अपना डिफेंस कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कर लीजिएगा। मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर लिंक मैंने वहां पे डाल दिया दोस्तों। धन्यवाद सर। अनुप सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर, आपकी आवाज आ रही है। धन्यवाद सर। और जैसे ही सभी छात्रों ने देखा कि मार्शल आर्ट ट्रेनिंग के माध्यम से जो हमारी बॉडी के हमारे जो वीक पॉइंट होते हैं, कहाँ कहाँ पर हम किस किस तरह से वार करने से अपने जो प्रतिद्वंदी हैं, जो हम पर हमला करना चाहते हैं, उनका प्रतिरोध या उनका सामना कर सकते हैं, इन सभी बिंदुओं पर बहुत ही संक्षेप में एक मार्शल आर्ट ट्रेनर ने आपके समक्ष अपने मार्शल आर्ट ट्रेनिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया, आपने देखा। और अगर आप इन बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे, अब देखेंगे कि नाक के ऊपर का जो एक होता है, इसके अलावा उन्होंने किडनी के पास की जो मांसपेशियां हैं और छाती के नीचे जो एक गड्ढा है उसके बारे में बताया कि आप इन पर डायरेक्ट अटैक कर सकते हैं। इनसे व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो सकती है, डेथ नहीं हो सकती है, लेकिन वो एकदम से अचेत अवस्था में आ जाएगा अगर वो आप पे हमला करना चाहता है। इसके साथ ही बहुत सुंदर प्रोग्राम ये चल रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि छात्रों की संख्या कुछ कम है। हमारा एक बार पुनः सभी से निवेदन है जो जुड़े हुए हैं वो सभी दूसरों को भी बता दें कि अगर इस प्रोग्राम के माध्यम से आप नहीं जुड़ेंगे तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही महाविद्यालय स्तर से की जा सकती है। और इसके साथ ही एक रिमाइंडर भी मुझे आप लोगों को बताना है कि जैसा कि पहले भी हमने कल भी बताया था, आज चौथा दिन है कि 23 तारीख सुबह 10 बजे तक आप सभी को पोस्टर और स्लोगन प्रतियोगिता के कुछ बनाने हैं। चुनिंदा पोस्टर और जो स्लोगन होंगे उनको हम प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार, उसके साथ 3 सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान करेंगे जो हमारा वार्षिक समारोह होता है उसके माध्यम से। और इसके साथ ही जो कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कुछ स्क्रीन शेयरिंग में या जुड़ने में या आवाज में या वीडियो प्रदर्शन में कुछ समस्याएं हमारे सामने हो जाती हैं, आप इन बिंदुओं को नेग्लेक्ट करने का प्रयास करें और जुड़े रह करके इस माध्यम से थोड़ा धैर्य रखें अपने साथ में, क्योंकि नेटवर्क इश्यू किसी के भी साथ हो सकता है। तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपनी पूरी टीम का, महाविद्यालय परिवार का, और जो हमारे मध्य में आज उपस्थित हुए थे उन सभी श्रोताओं का भी, कि उन्होंने बहुमूल्य क्षण निकाले। और इसी कार्यक्रम को ऐसे ही रोजाना 25 तारीख तक आप सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे। अग्रिम कार्यक्रम में अगर कोई निर्देश देना चाहते हो तो मैं डॉक्टर विशाल जी से अनुरोध करूंगा
कि वो अपना वक्तव्य रख सकते हैं, आगे की कोई सूचना प्रेषित करना चाहते हो। इसके बाद इस कार्यक्रम को समाप्ति की घोषणा की जाएगी। धन्यवाद। जहां तक सूचना की बात है, एक ही सूचना देनी है कि अभी भी लोगों को कुछ कंफ्यूजन है, वो मैं क्लियर कर दूं कि 23 तारीख तक जो भी छात्राएं इसको देख रही हैं वो अपना पोस्टर और बैनर सबमिट कर दे बना करके, जिससे कि आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके, क्योंकि ये प्रोग्राम 25 तक ही है। उसके बाद देखा जाएगा क्या करना है। फिर आप लोगों को, जो लोग इसमें अपना पोस्टर बैनर देंगे, उसके बाद हम लोग उनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और सांत्वना पुरस्कार के रूप में जिनको चुना जाएगा वो किया जाएगा। जो लोग बराबर इस सेशन को ज्वाइन करेंगे पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक, उनको कॉलेज की ओर से एक सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। एक बात मैं फिर से क्लियर कर दूं, अगर कोई ये सोच रहा है कि हमें पता नहीं चल रहा है, कोई आ रहा है जल्दी जा रहा है, तो हमारी स्क्रीन शेयर बराबर चल रहे हैं, हम लोग बराबर वो नाम देख रहे हैं और ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगा। तो अगर आप ये सोचते हैं कि अभी आप आए हैं फिर चले गए, एक जो है स्क्रीनशॉट मुझे दिखा दिया कि मैं था, तो ऐसा नहीं है। ये यूट्यूब पर वीडियो बराबर रहेगा, हम दिखा देंगे आपको कि आप कब आए थे और कब गए हैं। इसलिए आप सभी लोग अपना धैर्यता पूर्वक सुने, समझें, ये प्रोग्राम आप ही के लोगों के लिए है, महिलाओं के लिए ही है। और 25 तारीख को या जिस दिन कॉलेज इस प्रोग्राम की समाप्ति होगी उसके अंतिम 1-2 दिन में आप लोगों की शपथ देगी, अभिभावकों की ओर से भी, छात्राओं की ओर से भी, और छात्र भी शपथ लेंगे कि वो महिला सुरक्षा करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। अगर कोई और समस्या नहीं तो अनुसर, अगर कोई आपको टेक्निकल बातें ना बतानी हो तो फिर इस सत्र को समाप्त कर दिया जाए। जी धन्यवाद सर। ठीक है, इस सत्र की समाप्ति की आधिकारिक घोषणा कर दी जाती है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। देखिए, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, बिना किसी सूचना के आप लोग 4 बजे या 3:55 से लेकर 4:05 तक जुड़ जाया करिए, क्योंकि आप लोगों के देरी से जुड़ने के कारण ही प्रोग्राम फिर देर में शुरू होता है। अगर आप लोग टाइम पे जुड़ जाएंगे 3:55 तक, तो अपने गेस्ट को बुला लें जल्दी, ताकि फिर प्रोग्राम जल्दी शुरू हो। तो कोई आप लोग वेट मत करिए, लिंक वही रहेंगे, आपको जुड़ना है इस पे। क्यों सर, कोई लिंक तो कोई चेंज होंगे नहीं? नहीं सर, लिंक कोई चेंज नहीं होगा, पूरे 7 दिन यही रहेगा। बस ठीक। जी सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब आप अपने मोबाइल के ऊपर जो कॉल कटिंग का बटन है उसे क्लोज करके मीटिंग को छोड़ सकते हैं। थैंक यू।